जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। आदमी खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही। बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल, हाँ, उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए फिल्म बनाने के लिए। लिए नहीं गए, उन्होंने इन्वेस्ट किए। एक चेक बाउंस का मामला और एक झूठा हलफनामा, ये 2 मामले हैं जिनके चक्कर में आप कानूनी मुकदमेबाजी में पड़े और आपको तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा। पिछले 25-30 सालों से सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा चेहरा जो बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी नजरों एंड बॉडी लैंग्वेज से आपको हंसा दे। एक ऐसा कलाकार जिसने 5 फीट 2 इंच की हाइट के बावजूद बॉलीवुड के बड़े बड़े महानायकों के बीच अपनी एक ऐसी जगह बनाई कि अगर आज भी आप जीमेल का नया अकाउंट बना के यूट्यूब ओपन करोगे तो राजपाल यादव की कॉमेडी सीन सबसे टॉप पे आएंगे। मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, फिर चाहे वो हंगामा के राजा हो, चुप चुप के बांडिया या फिर भूल भुलैया के छोटे पंडित। राजपाल यादव जब भी स्क्रीन पे आते तो फ्रेम उनका हो जाता। उनका सफर एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरू होकर मुंबई की गलियों तक और फिर हिंदुस्तान के दिलों तक पहुंचा। फेशियल एक्सप्रेशंस के ऐसे दिग्गज की खुद दूसरे एक्टर्स कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी कि राइज ऑफ स्टार में हमने अब तक आपको 60+ स्टार्स की जर्नी बताई। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में जॉनी लीवर से लेकर असरानी तक को टक्कर दे दी। लेकिन यही कॉमेडी जो उनके लिए वरदान थी आज अभिशाप कैसे बन गई, और क्या सच में कुछ लोगों ने जानबूझकर राजपाल यादव के अगेंस्ट षड्यंत्र यानी कि कॉन्स्पिरेसी की? अगर मैं गलत होता तो आज मैं यहां नहीं होता, क्योंकि मेरा करियर बर्बाद करने के लिए सारे प्रोड्यूसरों के पास में इतने इतने पेपर पहुंचाए गए। आज 150+ फिल्मों में काम करने के बाद, इतना नाम करने के बाद भी उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हाल ही में वो अपने चेक बाउंस केस और लीगल कंट्रोवर्सीज की वजह से काफी न्यूज में रहे। तो इसीलिए लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब कोई पीआर स्टंट है या फिर वाकई वो कोई बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि राजपाल यादव की टोटल वेल्थ 80 करोड़ प्लस बताई जाती है और उनका टोटल डेट सिर्फ 5 करोड़ है। और जब सच में इतने सारे सेलेब्स उनके सपोर्ट में उतर गए फिर भी उनकी बेल क्यों डिनाई हो गई? तो राजपाल यादव एक ऐसा इंसान जो कभी फौजी बनना चाहता था, जिसके लिए वो 2-2 बार तैयारी भी करता है बट दोनों बार रिजेक्ट हो जाता है, वो एक इतना फेमस कॉमेडियन कैसे बना? एज एन एक्टर लीड रोल ना मिलने के बाद भी कई फिल्मों में उन्होंने हीरो को भी ओवरशैडो कर दिया। ये ना डेविड साहब जब भी मिलते थे, वो हमने कपिल शर्मा के शो में भी बोला था कि वो काम हीरोज के साथ करते थे और हमेशा बोलते तू देखना, तू ताली मिलेगी, तू देखना मेरी बैच। छोटा डॉन इन टाउन 2-3 सीन का रोल है, लेकिन पूरे देश या लंदन में भी जाओ तो 3-4 कैरेक्टरों में ये कैरेक्टर एक बहुत हाईलाइट कैरेक्टर है। इस एक्टर ने अपनी छोटी सी हाइट को अपनी सबसे बड़ी ताकत भी बनाया और ये भी बताया कि टैलेंट हाइट की मोहताज नहीं होती। तो आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे राजपाल यादव की पूरी जर्नी पे, उनके स्ट्रगल से लेके उनके हर आइकॉनिक कैरेक्टर तक, उनकी कंट्रोवर्सी का सच जो उनके करियर पे भी सवाल उठा रहा है। क्योंकि ये है बॉलीवुड के छोटे रिचार्ज की बड़ी कहानी, जिन्होंने अपने 5 फीट 2 इंच की हाइट से नहीं बल्कि अपने 500 फीट ऊंचे हौसले से पूरे देश को हंसाया। और ये वीडियो सिर्फ आपको राजपाल यादव की जर्नी नहीं बल्कि इतने लेसन देके जाएगा जिसे जान के आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर वही शहर जो आज भी अपनी फौजी भर्ती के लिए मशहूर है, इस मिट्टी में जन्म हुआ राजपाल यादव का। घर की हालत ऐसी थी कि जेब खाली थी पर सपने बड़े थे। पढ़ाई लिखाई में राजपाल का मन थोड़ा आउट ऑफ द फोकस ही रहता था, लेकिन जिम्मेदारियों को उन्होंने बचपन से ही 1080p प्रीमियम HD पे देखा था। तो उन्होंने अपने बड़े भाई श्रीपाल से कहा कि वो खेतों में काम करना चाहते हैं। तो फाइनली बहुत ही कम उम्र में उन्होंने दिहाड़ी लगा दी। और गाँव देहात में चाइल्ड लेबर के बारे में कितने ही अवेयर होते हैं, आज भी वहाँ बाल मजदूरी धड़ल्ले से होती है। हाँ, तो 15 दिन खेतों में काम करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं 120 रुपए मिले। ये पैसा उन्होंने अपने बाबूजी को दे दिया। बाबूजी भी बहुत खुश हो गए क्योंकि बच्चा कम उम्र में इतनी समझदारी दिखा रहा था। तो उनके बाबूजी ने उनके लिए ही 6th क्लास की किताबें खरीद दी। 10 साल की उम्र से अपनी किताबें खरीदने के लिए जॉब करने लगा था। आज उसको बाल मजदूरी बोलते हैं, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि यह बाल मजदूरी है ये। लेकिन जब किताबों के लिए 15 दिन वर्क करके और 8 रुपए पर डे मिलते थे तो 15 8 120 रुपए, तो 120 रुपए की किताबें साल भर की हमारी कक्षा 6 की आ गई थी, हमें खूब याद है। तो हमारे पिताजी ने बहुत हमें गले लगाया था और बोले कि
अब किताबें आ गई हैं और फीस हम पूरे साल की निपटा डालेंगे किसी भी तरीके से। जब थोड़े बड़े हुए फिर भी हालत कुछ वैसी ही रही, पढ़ाई लिखाई में वैसे भी कुछ मन नहीं लगता था, लेकिन बाबूजी का शौक था कि लौंडा डॉक्टर बने। वहीं स्कूल में मास्टर साहब ने बेंग यानी कि मेढक चीर के प्रैक्टिकल करा दिया, बस यहीं से उनका मन उठ गया डॉक्टर बनने से। लेकिन आज भी राजपाल अपने पापा को याद करते हुए इमोशनल हो जाते हैं कि पिताजी का एक बयान याद आ गया, बोले लड़ते रहना है एकदम भैंस के बीच में शेर की तरह। हाँ यार, पिताजी का हिम्मत किसको कहते हैं, मेरी हाइट के हैं वो। मैं उनकी बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं था, लेकिन उनकी हिम्मत का बहुत कायल था। एक बार 4-5 लोगों से झगड़ा हो गया, छोटे से थे हम, चारों तरफ से घिर गए पिताजी, लेकिन पिताजी ने वहां से हटना मंजूर नहीं किया। लाठियां चलने लगी, पिताजी उनके बीच में, पिताजी अकेले 5 आदमी फाइट कर रहे हैं। तो फिल्मों में देखा है, जब रात में उनको दर्द हो रहा था वो करा रहे थे। तो मैंने उनसे सवेरे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया यार? आपको वहां से इतने लोगों ने समझाया, आप जा सकते थे। बोले जिंदगी में एक ही चीज सीखी है कि रोटी मेहनत से कमानी है, पीठ किसी भी वॉरियर को नहीं दिखानी है। वॉरियर को जब भी दिखाना है तो चेस्ट दिखाना है। अब डॉक्टर तो बनने से रहे, लेकिन राजपाल यादव का बचपन से ही मन था कि वो सेना में जाए, देश की सेवा करे। उनका एक बड़ा सपना इंडियन आर्मी में भर्ती होना भी था, इसलिए उन्होंने काफी मेहनत की और फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी की। लेकिन ये कम हाइट उनके सपने के बीच की रुकावट बन गई। फौज में भर्ती होने के लिए जो हाइट चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम रहेगी, जिसकी वजह से उनका देश के लिए सेवा करने का सपना अधूरा ही रहेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि राजपाल के जिले यानी कि शाहजहांपुर में सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म बनती थी। तो राजपाल यादव को OFC यानी कि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में काम मिल जाता है। दरअसल उन्होंने अपने फैमिली की फाइनेंशियल हालत खराब होने की वजह से वहां पे टेलर की जॉब करी होती है, और वहां भी 4000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ उनका सिलेक्शन होता है। और ये फैक्ट्री आर्मी के लिए कपड़े, पैरासूट्स वगैरह बनाती थी अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। तो राजपाल ने जवानी में OFC में अप्लाई किया स्किल सीखने के लिए, और ये उनके गांव में एक बहुत बड़ी बात थी। गांव वालों को बहुत गर्व भी हुआ कि उनकी जॉब लग गई, क्योंकि ये बड़ी रिस्पेक्टेड फैक्ट्री थी। यहाँ पे उन्होंने टेलरिंग और क्लोथ रिलेटेड काम सीखा, जैसे पैरासूट्स बनाना और ट्रेनी बन के डिफरेंट डिपार्टमेंट में घूम के काम सीखना। लेकिन राजपाल का पहला सपना हमेशा आर्मी ज्वाइन करना ही था, और जो कि उनके होम टाउन यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही लिंक थी। तो एक बार उन्होंने न्यूज़पेपर के छोटे से कोने में फौजी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, तो वो भी वहां पे पहुंच गए। अब छोटे से राजपाल 6 फीट के लॉन्डो के बीच खड़े थे। तभी आर्मी के जेसीओ साहब ने उन्हें देख लिया और उन्हें बुला के पूछा कि तुमने पढ़ा भी है कि कितनी हाइट चाहिए? तो राजपाल ने कहा कि नहीं। तभी जेसीओ साहब ने उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन राजपाल के मन में यह गिल्ट रहा, ऐसे उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन जब दोबारा भर्ती के लिए पहुंचे तो फिर उन्हें वही सूबेदार मिल गया जो उन्हें पिछली बार भर्ती में मिला था। उन्होंने कहा कि तू फिर आ गया। तो राजपाल ने भी झल्लाते हुए कह दिया कि बंदूक पकड़ाओ या फिर कोई ऐसा दूसरा काम दे दो, और फिर देखो मैं दूसरे से कैसे बेहतर करके दिखाता हूँ। लेकिन फिर सूबेदार ने राजपाल को समझाया और घर वापस जाने को कहा। इस बार राजपाल मान गए और अपने OFC एंड एक्टिंग पे ही ध्यान दिया। तो एक्टिंग का कीड़ा कहीं ना कहीं उन्हें दशहरा में ही काटा। तो हुआ कुछ ऐसा कि दशहरा आने वाला था, रामलीला के डायरेक्टर कलाकार ढूंढ रही थी, तो राजपाल भी उसी वर्कशॉप में पार्ट लेने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। अब उतने एक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो डायरेक्टर्स भी जल्दी में अंगद का रोल राजपाल यादव को दे देते हैं। रामलीला शुरू होती है और वो भी पल आता है जब रावण के दरबार में अंगद पैर जमाते हैं और एक डायलॉग बोलते हैं कि मैं अपना पैर आपके सामने इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मान लेंगे और इस लंका से वापस चले जाएंगे। 5 फीट 2 इंच की इस एक्टर ने जिस इंटेंसिटी से ये डायलॉग बोला था कि ऑडियंस को यकीन हो गया था कि हाँ ये वही बलशाली अंगद ही है। इसलिए उन्हें रामलीला में काफी अप्रिसिएशन में मिलती है, और रामलीला में मिली इतनी अप्रिसिएशन की वजह से ही राजपाल को एक्टिंग का कीड़ा काट ही जाता है और वो शाहजहांपुर में होने वाले रामलीला और नुक्कड़ नाटक में पार्ट्स लेने लगते हैं। लेकिन काम वो OFC में ही करते रहते हैं। दरअसल राजपाल यादव ने थिएटर को शुरुआत में सिर्फ एक हॉबी की तरह ही लिया था, लेकिन शाहजहांपुर में ही जरीफ मलिक के साथ काम करते वक्त उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां या नुआंसेस सीखी थी। जरीफ मलिक ने उन्हें सिखाया था कि स्टेज पे खड़े कैसे होना है, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करना है। लेकिन राजपाल यादव ने इसे करियर बनाने का कभी सोचा ही नहीं था। वो तो उनके अंदर एक आर्टिस्ट वाला जुनून था। बट तभी उन्हें कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, जो कि राजपाल को जानते थे, उन्होंने एक बार उन्हें ताना मारते हुए कह दिया कि कुत्ता अगर घर घर घास खाने लगा तब तो हो गया देश का कल्याण। यही एक छोटी सी बात ने कहीं ना कहीं राजपाल के अंदर आग जला दी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अपने होम टाउन में ही रहे तो लोग उन्हें कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं। इसी बेइज्जती को उन्होंने फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया और 1992 में भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ पहुंच गए। BNA में जाने के बाद उन्हें समझ में आया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड आर्ट फॉर्म है। तो कुएं से निकल के आया मेढक अब बड़ी छलांग लगाने को भी तैयार हो गया, क्योंकि उन्हें BNA में ही NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला। लेकिन समस्या ये थी कि NSD में एडमिशन के लिए उच्चारण ठीक होने चाहिए थे, और आपको तो पता ही होगा कि उत्तर भारत के लोगों का उच्चारण कैसा है। इनके लिए तालाब्य श, दंत श और मूर्धन्य श सब कुछ सेम होता है, जैसे कि बलिया से आने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी कहा था। तो मैं यूपी से आता हूँ, बलिया से, और मेरी मम्मी आज तक शंकर भगवान बोलती है।
अक्षय कुमार बोलती है। और यही 100 की प्रैक्टिस करने के लिए राजपाल जंगलों में जाके चिल्लाते और प्रैक्टिस करते ताकि उच्चारण साफ हो सके, और इसी के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते। अब दरअसल चिल्लाने वाली बात कुछ ऐसी है ना कि एक पुरानी थिएटर टेक्निक है जिसे वॉइस प्रोजेक्शन और आर्टिकुलेशन ड्रिल कहते हैं, और यही खुली जगह पे चिल्लाने से राजपाल का गला खुला और वो हर एक शब्द को क्लैरिटी के साथ बोलने लगे। उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्हें एनएसडी दिल्ली में जगह मिल ही गई। एनएसडी पहुंचने के बाद राजपाल यादव ने सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखी बल्कि उन्होंने वहां के रिपोर्टरी कंपनी में भी काम किया। वहां उन्होंने वर्ल्ड क्लासिक्स और बड़े प्ले डायरेक्टर्स के साथ भी काम करा और अपने कॉमेडी टाइमिंग और इमोशनल रेंज को भी पॉलिश किया। लेकिन एनएसडी में भी सिलेक्शन की दिलचस्प कहानी है। इंटरव्यू पैनल में दरअसल उन्हें कॉम्ब यानी कंघी दिखाई गई और कहा गया कि इससे ही मोनोलॉग करो, लेकिन राजपाल ने उसे अपने तरीके से किया और जज को इंप्रेस भी किया, और उनकी जेन्युइन एक्टिंग ने ही उन्हें सेलेक्ट भी करवा दिया 1997 बैच। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक प्रॉप फेंक दी और बोले कि इसको आप यूज करिए। एक तरीके से नहीं, जितने तरीके से यूज करना है वो करिए। आपको कंघा दे दिया तो कंघे का एक काम है ये करना, और कंघे से क्या हो सकता है तो नाखून भी, मतलब कंघा नाखून बन गया। तो जितना भी, फिर पता लगा कंघा मतलब ब्रश भी बन गया, सब अपने कपड़े भी साफ कर रहा है। फिर पता लगा कंघा ही मतलब जो है कंघे की क्या क्या दिनचर्या में, मैंने उदाहरण दिया, ऐसे 50 चीजें वो लोग देते थे। रोबिंदा की क्लॉस। एक्चुअली एनएसडी में इंटरव्यू तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन उस टाइम पे एज ए सॉल्वेंसी के तौर पे 36,000 जमा करने होते थे। लेकिन उतने पैसे राजपाल यादव लाते कहां से? तब उनकी मदद के लिए आगे आए उनके गुरु जरीफ मलिक, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन आर्ट थिएटर में उनके साथ काम किया था, जिन्होंने पहले भी उन्हें थिएटर में बहुत कुछ सिखाया था। तो उन्होंने किस तरह से पैसे का इंतजाम कराया और एनएसडी में उन्हें जगह दिलाई। तो जब 1997 बैच में राजपाल एनएसडी पहुंचे तो यहाँ पे उनके सीनियर्स हुए यशपाल शर्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और लल्लन टॉप के इंटरव्यू में ही राजपाल ने कहा था कि इन लोगों ने उनकी रैगिंग भी खूब की। एनएसडी में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन पैसे की तंगहाली अभी भी वैसी की वैसी ही थी। तो जब भी राजपाल या उनके दोस्तों को मौका मिलता तो वो लोग किसी भी शादी में जाकर खाना खा के चले आते। आगे चल के राजपाल यादव जून 1997 में मुंबई आते। तो एनएसडी दिल्ली से एक्टिंग सीखने के बाद उनके पास हुनर तो था, लेकिन जेब में पैसे बहुत कम थे। तो जब वो मुंबई के बोरीवली स्टेशन उतरे तो उनके पास सिर्फ 800 रुपए थे और एक सपनों से भरा हुआ बैग। शुरुआत में उन्होंने गोरेगांव का एक छोटा सा कमरा शेयर किया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर ऑडिशन देने निकल जाते। अक्सर लोकल ट्रेन में ही ट्रेवल करते और कई बारी तो स्टेशन पर ही सो जाते ताकि अगले दिन जल्दी ऑडिशन के लिए पहुंच सके। पैसे बचाने के लिए बहुत ही सस्ता खाना खाते, कई बार बिस्किट चाय से भी दिन चल जाता। लेकिन मुंबई आने के कुछ वक्त बाद उन्हें टीवी सीरियल में काम मिलना शुरू हो गया। उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू दूरदर्शन के सीरियल मुंगेरी लाल के भाई नौरंगी लाल में मिला। इसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया, जिसके लिए उन्हें बॉलीवुड के दरवाजे भी खोल दिए। लेकिन राजपाल यादव की किस्मत तब बदली जब वो फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा से मिले। दरअसल फिल्म शूल में एक छोटे से रोल से शुरुआत करके उन्होंने जंगल में नेगेटिव रोल भी निभाया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। लेकिन शूल में उन्हें काम तब मिला जब वो मुंबई से बोरिया बिस्तरा बांधकर जाने लगे थे। एक्चुअली राजपाल यादव स्ट्रगल से थक चुके थे और उन्हें तय कर लिया था कि वो वापस लौट जाएंगे। तो अपने दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अंधेरी स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन का इंतजार कर ही रहे थे। तो अनुराग कश्यप को राजपाल के ही एक दोस्त शायद अशरफ उल हक के जरिए पता चला कि राजपाल जा रहे हैं। अनुराग को उनके टैलेंट पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो भागते हुए स्टेशन पहुंचे और उन्हें रुकने के लिए मनाया। अब देखो एनएसडी वालों का भले ही सुपरस्टार्स वाला रुतबा ना हो, लेकिन ये लोग एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं, क्योंकि हर कोई घिस घिस के वहां पे पहुंचा जो होता है। तो अनुराग कश्यप उस वक्त सूल की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जिसके प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा थे और डायरेक्टर ई निवास। तो उन्होंने राजपाल को फिल्म में एक कूली का छोटा सा रोल ऑफर किया। अब मजेदार बात ये थी कि राजपाल के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वहीं खड़े थे। तो उन्होंने भी पूछा कि क्या उनके लिए भी कोई रोल है क्या फिल्म में। तो अनुराग ने उन्हें भी वेटर का रोल दे ही दिया, जिसके लिए नवाज को तब 500 रुपए मिले। मैं नवाज जी को मिला था 1997 में। एक्चुअली मेरे एक दोस्त थे अशरफ उल हक, जो मेरी फिल्मों में रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे में भी थे, सब अभी नहीं रहे वो। तो उनका एक दिन मेरे को फोन आया कि हमारा एक एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है एनएसडी का, वो बंबई छोड़ के जा रहा है 97 में, तो उसको रोक सकते हो तो रोक लो। बोलते कहाँ पे? बोलता हूँ अंधेरी स्टेशन से इतने बजे ट्रेन पकड़ रहे हैं। तो हम लोग भागे। वो एक्टर था राजपाल यादव। सो ये 1997 की बात है। राजपाल यादव बहुत निराश होकर बंबई छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने उनको रोकने के लिए उनको एक रोल दिया शूल में कुली का, जिससे उनका करियर स्टार्ट हुआ, जो उनकी लाइफ चेंज हो गई। राजपाल के साथ उनका एक दोस्त था, पतला दुबला सा, तो वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन जो है बंबई छोड़ के नहीं जा रहे थे, लेकिन वो राजपाल के दोस्त थे। तो उन दोनों को मिले, तो राजपाल को जब रोल दिया तो ये हुआ कि नवाज को भी रोल दो। नवाज को के लायक कोई रोल नहीं था, तो उसमें एक छोटा सा वेटर का रोल था शूल में। तो हमने कहा, ये बोलता कि नवाज ने कहा मैं कर लूंगा। मैंने कहा तुम्हारे लायक नहीं। बोलता सर 500 रुपए मिल जाएंगे, मैं कर लूंगा। उसको पैसे के प्रॉब्लम था, तो वैसे मैं नवाज को मिला। शूल के बाद भी राजपाल यादव ने राम गोपाल वर्मा के साथ बहुत सारी फिल्में की। राजपाल यादव एवं राम गोपाल वर्मा की बॉन्डिंग बॉलीवुड की सबसे अनोखी डायरेक्टर एक्टर्स की जोड़ी में से एक रही। आरजीबी ने राजपाल यादव के अंदर उस छुपे हुए एक्टर्स को पहचाना जो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि सीरियस एंड क्रीपी रोल्स भी बखूबी निभा सकता है। ले जाओ मेम साहब,
आप भी याद करोगी। इन्होंने साथ में मस्त, जंगल, कंपनी रोड, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, मैं, मेरी पत्नी और वो, नाच, डरना मना है जैसी काफी सारी फिल्में की। एक दिन जब राजपाल यादव को बाकी दूसरे फिल्म मेकर्स के भी ऑफर आने लगे, तब आरजीवी ने कहा कि अरे राजपाल, अब तो तुम बड़े एक्टर हो गए हो, अब तो हमारे साथ काम करोगे या नहीं? तो राजपाल ने ऐसी बात कही कि राम गोपाल वर्मा खुद ही सोच में पड़ गए। कमाल का कि हम और रामू जी, अजय देवगन साहब, मनीषा कोइराला जी, अंतरा, विवेक, हांगकांग के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल की छत पे हम लोग बैठे थे, लाइट चल रही थी कंपनी की। रामू जी को लेग पुलिंग करने की बड़ी आदत। बोले राजपाल, नेक्स्ट टाइम विल नॉट वर्क विद मी। बोले वाई सर? बोले नहीं, अभी जंगल में आपको अवार्ड मिल गए हैं तो कम में आपका छोटा रोल है, तो आप बाद में कहोगे, इंटरव्यू दोगे कि रामू जी मेरा मिसयूज कर रहे हैं, मुझे कैरेक्टर नहीं। बोले सारे। तो मैंने कहा नहीं सर, जंगल भी आपने दी थी, प्यार तूने क्या किया भी आपने दी, कंपनी भी आपने दी। और मुंह से निकल गया कि मुझे मालूम है कि किसी ऐसी कोई फिल्म आपके हाथ में आई जिसमें जो मेल लीड में होगी और उसका किरदार मेरे ऊपर फिट होगा तो आप हमें दोगे। 2003 तक राजपाल यादव ने करीब 19-20 फिल्में कर ली थी, लेकिन 2003 में उन्हें वो फिल्म मिली जिसने उन्हें आगे चलकर हिंदी सिनेमा का ब्रह्मानंदन बना दिया, और वो फिल्म थी प्रियदर्शन की हंगामा। प्रियदर्शन ने पहली बार राजपाल यादव को आरजीवी की ही फिल्म जंगल में देखा था। हालांकि उसमें राजपाल एक खतरनाक जंगली के रोल में थे, लेकिन उनके स्क्रीन प्रेजेंस और फेशियल एक्सप्रेशंस ने प्रियदर्शन को इंप्रेस कर दिया था। अब प्रियदर्शन को अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए ऐसे एक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि इनोसेंट दिखे, लेकिन सिचुएशन की वजह से फनी बन जाए। उन्हें लगा कि राजपाल का चेहरा और उनकी हाइट इस रोल के लिए परफेक्ट फिट होगा। तो हंगामे में राजपाल ने राजा नाम का कैरेक्टर निभाया, वही कैरेक्टर जो शहर में लड़की ढूंढने आता है और सब उसे ठगते हैं और बेचारा पिट पिटा जाता है। ना 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 राजा तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद का नाम पैदा हुआ क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। राजपाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जंगल ने मुझे एक्टर बनाया, लेकिन हंगामा ने मुझे पहचान और पैसे दिए। इस फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग माना जाने लगा। फिर 2005 में आई वक्त। राजपाल यादव के लिए वक्त, द रेस अगेंस्ट द टाइम, एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनका लक्ष्मण का कैरेक्टर आज भी मीम्स और कॉमेडी क्लिप्स में चलाया जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह राजपाल यादव का काम प्रियदर्शन की फिल्म जैसे कि हंगामा में देख चुके थे। उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो अमिताभ बच्चन के सामने थोड़ा डरा सहमा लगे, लेकिन ऑडियंस को वो खूब हंसाए। लक्ष्मण, पानी ला, पानी पीने के लिए नहीं, नहाने का। बाल्टी भर के लाना तू। पानी जा ले जा, मेरे नाम का नहा ले तू, चल जा। आपकी बेटी ने भागकर शादी कर ली। हाँ, क्यों भागकर शादी कर ली? क्योंकि वो कॉलेज में रनिंग चैंपियन थी इसलिए। तो शादी हुई? तो शादी हुई ना यार, सब लोग भाग रहे थे, दूल्हा दुल्हन, पंडित अग्नि लेके भाग रहा था, बाराती भाग रहे थे, बैंड वाला भाग रहा था, साथ फेरे भी भाग के ही लिए थे। तो इनके पति कौन है? अरे भाई, ये फेयरवेस्ट है, पॉलिटिशियन है कौन? इसलिए जाना है बाथरूम। बट प्रियदर्शन के साथ उनकी ट्यूनिंग इतनी जम गई कि चुप चुप के लिए राजपाल ने सोचा कि उन्हें बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है, तो उन्होंने 26,000 खर्च करके एक महंगा हेयर कट करवाया और हेयर कट करा के वो सेट पे पहुंच गए। लेकिन प्रियदर्शन उन्हें देखते ही गुस्सा होकर बोले कि ये क्या करा के आए, और तुरंत उनके सिर पे कटोरा रख के उनके सारे बाल काट दिए। और वही आइकॉनिक लुक हमने पूरी फिल्म में भी देखा। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी, क्या मारा? थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला मत बना रहा हूँ, बात मत कर। और उसी साल 2006 में आई फिर हेरा फेरी। राजपाल यादव के करियर की ये भी सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। पहले पार्ट में भले वो नहीं थे, लेकिन सेकंड पार्ट में उनका पप्पू का कैरेक्टर इतना हिट हुआ कि आज भी सोशल मीडिया पर उसके मीम्स चलते रहते हैं। दरअसल फिर हेरा फेरी को नीरज बुरा ने डायरेक्ट करा था। नीरज बुरा ने राजपाल के साथ भी पहले काम किया था, और वो जानते थे कि राजपाल की कॉमिक टाइमिंग अक्षय सुनील और परेश रावल के बीच अपनी अलग जगह बना ही लेगी। और उस वक्त तक अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला जैसी फिल्मों में सुपरहिट भी हो चुकी थी। प्रोड्यूसर्स को भी पता था कि दोनों की नोकझोंक ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। ऊपर से स्क्रिप्ट में भी एक ऐसे गुंडे की जरूरत थी जो दिखने में छोटा और इनोसेंट लगे, लेकिन उसकी पहच असली वाले गुंडे तिवारी से टक हो। तो राजपाल यादव के फनी डॉन वाला कैरेक्टर मिल जाता है। लेकिन 2006 में ही उन्होंने भागम भाग जैसे फिल्म करके हैट्रिक लगा दी होती है। और उनका वो मीम, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, ये मीम्स की दुनिया में आज भी धड़ल्ले से सेल होता है। आज अभी
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसके बाद तो हर 3 में से एक कॉमेडी फिल्म में राजपाल यादव दिखने लगते हैं, फिर चाहे वो भूल भैया हो, ढोल हो या फिर पार्टनर में छोटा डॉन। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस कॉमेडी ने जैसे राजपाल यादव का नाम दिलाया, लेकिन यही उनके लिए अभिशाप भी बन गई। राजपाल यादव एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक मंजे हुए एक्टर है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें टाइप कास्ट किया जाने लगा। उनको जो रोल्स ऑफर भी हुए वे सारे के सारे कॉमेडियन वाले रोल ही थे। एज अ प्रोड्यूसर आपके जहन में कोई कुछ एक्टर्स होंगे कि कभी आप बैठकर सोचते होंगे कि अगर मैं फिल्में बनाऊंगा तो मैं इस एक्टर के साथ बनाना चाहूंगा जो आपको बेहद पसंद हो? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिससे मुझे राजपाल बहुत पसंद है। लोगों ने उसकी कॉमेडी साइड देखी, लेकिन उसकी बहुत पहले शायद बहुत कम लोगों ने फिल्म देखी होगी कि एक माधुरी दीक्षित आई थी उसकी एक फिल्म, और मैं, मेरी पत्नी और वो एक आई थी। उसमें वंडरफुल परफॉर्मेंस, मतलब ग्रेट परफॉर्मेंसेस थी उसकी। लेकिन हम लोगों तो माहिर होते हैं इसमें टाइप कास्ट करने में, इसको कॉमेडियन बना दो, इसको इंस्पेक्टर बना दो, इसको ये बना दो, उसको वो बना दो टाइप में। पंकज कपूर और फिर इरफान खान, मनोज बाजपेयी, इनको वो ग्रेटेस्ट एक्टर है हमारी कंट्री के, लेकिन उनको लेके अनफॉर्चुनेटली किसी ने बड़े बजट के बारे में सोचा ही नहीं। उनकी हाइट को उनकी एक्टिंग से ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। हर डायरेक्टर उन्हें ऐसे कैरेक्टर्स देने लगा जो पिटता है, चिल्लाता है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है। इससे उनकी वर्सेटैलिटी खत्म होने लगी। और ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव ने टाइप कास्ट के अगेंस्ट कुछ काम नहीं किया, उन्होंने लीड एक्टर बनने की भी कोशिश की। इसका बेहतरीन एग्जांपल है फिल्म मैं, मेरी पत्नी और वो। इसमें उन्होंने दिखाया कि वो एक सीरियस सिनेमा भी कर सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें एज अ हीरो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब उन्होंने खुद की फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ या फिर रामा रामा क्या है ये ड्रामा जैसी फिल्में की, तो बॉक्स ऑफिस पर उन्हें सफलता नहीं मिली जिस तरह की सफलता उन्हें साइड रोल्स में मिलती थी। दूसरी चीज ये हुई कि इतने सालों में कॉमेडी का फॉर्मेट बदल गया, सिनेमा में कॉमेडी का डाउनफॉल आ गया। और डाउनफॉल ऑफ कॉमेडी इन बॉलीवुड पे ऑलरेडी हमने एक केस स्टडी बनाई थी जिसपे अराउंड आज 1.2 मिलियन व्यूज भी है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो। और वैसे भी कॉमेडी फिल्मों को कुछ खास दर्जा कभी बॉलीवुड या सिनेमा में मिला ही नहीं। लाइफ इज ब्यूटीफुल के आदमी को जब ऑस्कर मिल सकता है तो यहाँ पे पार्टनर करने पे बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता? जैसे उदाहरण के लिए डेविड धवन साहब हैं या प्रियदर्शन साहब हैं, उनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला। ऊपर से स्लैपस्टिक कॉमेडी यानी कि ऑडियंस अब वही पुरानी चिल्लाने वाली कॉमेडी से बोर होने लगी। न्यू जेन कॉमेडियंस जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस और नए एक्टर्स आने लगे, जिससे राजपाल का स्टाइल थोड़ा पुराना होने लगा। राजपाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अफसोस नहीं है कि उन्होंने कॉमेडी की, लेकिन दुख इस बात का है कि लोगों ने उनके अंदर के एक्टर को भुला दिया। उन्हें लगता है कि वो हर एक रस निभा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ हास्य रस तक ही सीमित कर दिया। भूल भुलैया 2 और 3 जैसी फिल्मों में उन्होंने कमबैक किया, लेकिन वो आज भी वही आइकॉनिक छोटे पंडित या फिर नटवर वाले कैरेक्टर में ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आए। और अभी उनके पास जो केस वगैरह हुआ है ना, उस पर अगर बात करें तो मामला है अता पता लापता जैसी फिल्म से जुड़ा हुआ। एक्चुअली 2010 में उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ का लोन लिया होता है, जिससे वो अपनी खुद की फिल्म बनाते हैं। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप चली जाती है। राजपाल यादव को तगड़ा नुकसान होता है, लेकिन जिस कंपनी ने कर्ज दिया होता है उसने अपने पैसे वापस मांगे होते हैं। अब लोन चुकाने के लिए उन्होंने जो चेक्स दिए होते हैं वो बार बार बाउंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन पर सेक्शन 138 के तहत 7 अलग अलग क्रिमिनल केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। अब इसमें 15 साल का इंटरेस्ट और पेनल्टीज के बाद ये 5 करोड़ की रकम लगभग 9 करोड़ तक पहुंच जाती है। और जिनको भी लग रहा है कि ये भाई एक पीआर है तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, कोर्ट ने उन्हें पिछले कई सालों में बहुत मौके दिए हैं सेटलमेंट के लिए। उन्हें 20 ज्यादा टाइम्स कोर्ट में वादा किया है कि वो पैसे दे देंगे, लेकिन हर बार डेडलाइन निकल गई। कोर्ट ने उनके बिहेवियर को डिप्लोरेबल तक कहा और कहा कि सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार लॉ को इग्नोर करो। इस बीच उन पे ये भी आरोप लगा कि उन्होंने कोर्ट में गलत जानकारी दी, जिस वजह से केस सिविल से क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तरफ मुड़ गया। और इवेंचुअली 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। आज वो अपनी 6 महीने की सजा काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने फाइनल पेमेंट डेडलाइंस मिस कर दी है। ऐसा सुनने में आया कि सोनू सूद ने अपनी फिल्म में साइन कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट तक की बात आई। और ऐसा भी सुनने में आया कि पॉलिटिशियन तेज प्रताप से लेकर के बड़े बड़े सेलेब्स जैसे सलमान खान वगैरह भी उनकी मदद करने के लिए आगे हैं। लेकिन अब जाकर उनके भाई शिवपाल यादव ने कहा है कि राजपाल की मदद के लिए जो खबरें आ रही है उनमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने क्लियर किया कि अभी तक उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई बड़ी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिली है। शिवपाल ने यह भी इशारा किया कि उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं, लेकिन लीगल कागजाती कार्रवाई और कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से वो उन्हें तुरंत कैश में बदल के लोन नहीं चुका पा रहे। बट देखो, ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव करियर यहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि उनके पास अभी फ्यूचर में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भूत बंगला, वेलकम टू जंगल। फिर भी इस कहानी इस जेल कांड में कुछ पीसेस मिसिंग तो जरूर लगती हैं। तो भाई ये थी राजपाल यादव की इंटायर जर्नी। और हाँ, आपसे हमेशा की तरह 3 सवाल। राजपाल यादव के पहले टीवी शो का नाम क्या था? सेकंड, राजपाल की पहली हिट कॉमेडी फिल्म कौन सी थी? थर्ड, प्रियदर्शन के साथ उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो आंसर जरूर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।